रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीपीएससी आयोग बार बार अपनी परीक्षा में पूछता है, इसी से संबंधित पूछता है। तो आइए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में किस महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था? 4 विकल्प दिए हुए हैं, वज्जिमल, वत्स, कौशाम्बी। तो मल्ल गणराज्य जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विस्तारित था। अब इसी के साथ हम लोग इसकी राजधानी देख लेते हैं। मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कोशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वज्ज किस राज्य में विस्तारित था और इसकी राजधानी क्या थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में सही कथन चुने। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा प्राकृत में दिए, और दूसरा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। दूसरा कथन इसमें जो है बिल्कुल सही है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, बल्कि पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा प्राकृत में न देकर पाली में दिया था। तो इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में केवल दो सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा वंश कालक्रम में तीसरे स्थान पर है? 4 वंश दिया हुआ है, इसी को कालक्रम में लगाकर हमको देखना है कौन सा तीसरे स्थान पर है। तो जो वंश दिया है अगर उसको हम कालक्रम लगाएं तो सबसे पहले आ गया शिशुनाग के बाद आ गया नंद के बाद क्या आ जाएगा? मौर्य के बाद क्या आ जाएगा? मौर्य के बाद शुंग आ जाएगा। तो तीसरे स्थान पर क्या आ गया? मौर्य वंश तीसरे स्थान पर है। तो वही तीसरा ही पूछा है प्रश्न पे, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां जो है, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैयद वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किए। 4 यहाँ दिया हुआ है, 4 शासकों का नाम दिया है उत्तरकालीन मुगल शासकों का। अब इसी को कालक्रम में लगाकर हमको इसका सही क्रम बताना है। तो अगर इसको हम सही क्रम में लगाएं तो सबसे पहले आ जाएगा जहानदार शाह के बाद फर्रुख सियर के बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा? 2 1 3 4 विकल्प सही होगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी 2 1 3 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर जो थे, इन्होंने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? होलकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में संवाद कौमुदी के बारे में सही कथन चुने। संवाद कौमुदी के बारे में 2 कथन दिया हुआ है, इसी में सही कथन बताना है। पहला कथन है, यह बंगाली भाषा की पाक्षिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में किया गया था। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में किया गया था, लेकिन यह बंगाली भाषा की पाक्षिक पत्रिका न होकर साप्ताहिक पत्रिका थी। ये साप्ताहिक, पाक्षिक जो है 15 दिन पर निकलती है, साप्ताहिक जान ही रहे हैं हर हफ्ते निकलेगी। तो ये पाक्षिक पत्रिका नहीं थी बल्कि साप्ताहिक पत्रिका थी। इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पत्रिका उनके संपादक की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 दिया हुआ है, अब इसी में कौन सा बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला दिया है नेशन फिरोज शाह मेहता, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, और डी कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है नेशन फिरोज शाह मेहता की नहीं, बल्कि ये किसकी थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले की थी। ये गोपाल कृष्ण गोखले की थी। नेशन पत्रिका के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार नेशन, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये जोड़ी सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ये 4 घटनाएं दी हुई हैं, उसी में बताना है कौन सा सबसे पहले घटित हुआ है। इन 4 कथनों में सबसे पहले कौन सी घटित हुई ये बताना है। तो पहला क्या है? सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? सैंडर्स की हत्या 1928 में राजगुरु और भगत सिंह द्वारा इनकी हत्या की गई थी, और इसी को हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है माइकल ओडायर की हत्या। माइकल ओडायर की हत्या कब हुई? 1940 में उधम सिंह द्वारा इनकी हत्या की गई। और तीसरा क्या है? कर्जन वाली की हत्या। कर्जन वाली की हत्या कब हुई? 1919 में। और रैंड और एयर्स्ट की हत्या। रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कब हुई? 1897 में चाफेकर बंधुओं द्वारा 1897 में रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या की गई। तो इस प्रकार अगर देखें इन सारे कथनों में, तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन समाचार पत्रिका के बारे में सही कथन चुनना है। दिग्दर्शन समाचार पत्रिका के बारे में सही कथन चुनना है, और इसके संपादक कौन थे? मार्समैन। इसके संपादक मार्समैन थे, बिल्कुल सही है। और इसका प्रथम प्रकाशन 1818 में कलकत्ता में किया गया था। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दिग्दर्शन समाचार पत्रिका के बारे में दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं पाया जाता है? 4
प्रकार के वन इसमें दिए गए हैं। अब इसमें कौन सा एक वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं पाया जाता है, हमको बताना है। तो इसमें रोजवुड, ऑबनूस और महोगनी ये सब जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, बल्कि साल जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं पाया जाता है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पेंगोंग झील के बारे में सही कथन चुने। पेंगोंग झील के बारे में सही कथन बताना है। 2 कथन दिया हुआ है। पहले कथन में कह रहा है कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नहीं, यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नहीं है, ये एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरा कथन इसके बारे में, यह मीठे जल की झील है। यह मीठे जल की झील नहीं है, बल्कि यह खारे जल की झील है। इस प्रकार इससे पेंगोंग झील के संबंध में जो 2 कथन दिया हुआ है दोनों गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किंता केलोंग घाटी के बारे में गलत कथन चुने। अब इसके बारे में किंता केलोंग घाटी के बारे में गलत कथन चुनना है। पहला कथन है इसकी अवस्थिति मलेशिया में है। और दूसरा है कथन इसके बारे में, यह टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल, किंता केलोंग घाटी जो है मलेशिया में अवस्थित है और यह टिन खनन के लिए प्रमुख केंद्र है। इसलिए किंता केलोंग घाटी के बारे में ये दिया हुआ दोनों कथन सही है, जबकि पूछ क्या रहा है प्रश्न में, गलत पूछ रहा है। तो गलत एक भी नहीं है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना 1 ना 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भूमध्यसागरीय प्रदेश में स्थित इजमीर की घाटी निम्न में किस हेतु विश्व प्रसिद्ध है? इजमीर की घाटी किस हेतु प्रसिद्ध है? पर सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इजमीर घाटी है कहाँ। तो इजमीर की घाटी जो है टर्की में अवस्थित है। स्पेशली यह पश्चिमी टर्की में अवस्थित है और यह भूमध्यसागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और यह अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। किन 2 देशों के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो ब्रेनर दर्रा जो है ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच मार्ग प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न देश एवं राजधानी का कौन सा क्रम सुमेलित नहीं है? 4 देश दिया हुआ है और उसकी राजधानी दिया हुआ है। 3 तो इसमें सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, वही हमको बताना है। तो पहला है पिटोरिको की राजधानी सैन जुआन है, बिल्कुल सही है। एंटागुआ बारबुडा की राजधानी सेंट जॉर्ज नहीं है, बल्कि सेंट जॉन्स है। इस प्रकार एंटीगुआ बारबुडा का यहाँ ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी के 2 देश देख लेते हैं। इसमें हैती की राजधानी क्या है? हैती की राजधानी बिल्कुल सही है, पोर्टो प्रिंस, और कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न है हमारा सिम्पसन, बार्बटन, स्टुअर्ट मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये तीनों महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब 18वां प्रश्न है अबिसिनिया का पठार का विस्तार निम्न में किस देश में नहीं है? किस देश में नहीं है? तो अबिसिनिया पठार का विस्तार जो है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती में है, बल्कि इरिट्रिया में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रेंगमा और मिकिर पहाड़ी का विस्तार निम्न में किस राज्य में है? रेंगमा और मिकिर पहाड़ी का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है सर्वाधिक? तो रेंगमा और मिकिर पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार जो है असम राज्य में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है हमारा लैमाटोल पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है? लैमाटोल पहाड़ी का विस्तार मणिपुर राज्य में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है हमारा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड के बारे में सही कथन चुनना है। 2 कथन दिया हुआ है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड के बारे में 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और दूसरा कथन है इसका गठन 1953 में किया गया। तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में है और इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में 16 प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में 16 प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में 16 प्रकार के वन स्पेशली जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में पाए जाने के कारण ही यह सह्याद्री प्रदेश माना जाएगा। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सह्याद्री प्रदेश, अर्थात 16 प्रकार के वन सह्याद्री प्रदेशों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में सही कथन चुनें। अब इसके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है यह 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं और यहाँ आंवला एवं महुआ इन वनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा। 50 से 100 नहीं बल्कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र यहाँ पाया जाता है और इन वनों में आंवला एवं महुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार दूसरा कथन सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में जूट उद्योग के बारे में सही कथन चुनें। जूट उद्योग के बारे में 2 कथन दिया हुआ है। जूट उद्योग का पहला कारखाना रिचड़ा में लगाया गया। जूट उद्योग का पहला कारखाना रिचड़ा में लगाया गया, बिल्कुल सही है। और जूट उद्योग निगम की स्थापना 1971 में की गई है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि रिचड़ा जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? रिचड़ा किस राज्य में अवस्थित है? बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है भारत ने किस वर्ष भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष
तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो किस वर्ष तक रखा है? 2030 तक। 2030 तक भारत भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही कथन चुनना है। दो कथन दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब देख लेते हैं दो कथन क्या क्या है। पहला कथन है यह लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है वर्ष 1977 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? वन्य जीव अभ्यारण्य इसको 1968 में घोषित किया गया था। तो इस प्रकार दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा के लिए यहाँ 3 गैस दिया हुआ है। पहला कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा के लिए ये तीनों ही गैस उत्तरदायी हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है रोग व उनसे प्रभावित अंगों की कौन सी सूची सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब इन्हीं में कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब 3 तो इसमें सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, बिल्कुल सही है। दूसरा एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, बिल्कुल सही है। तीसरा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल सही है। मिनीमाटा। मिनीमाटा से गुर्दा नहीं प्रभावित होता बल्कि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 में किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो ये कारखाने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। तो सही कथन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अब 31वां प्रश्न क्या है? 31वां प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है ए ऑप्शन में अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 ये किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 49 पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित नहीं। ये पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए से संबंधित है, ना कि अनुच्छेद 49 से। अनुच्छेद 49 में क्या संबंधित है? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या है? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में 2 कथन दिया हुआ है। अब इसमें बताना है कौन सा गलत है। पहला कथन यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अब दूसरा कथन दिया है इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है। अब जब ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ही नहीं है तो इसको वैधानिक शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? अर्थात ये इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। गलत बताना था हमको, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध प्रावधान के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने दिनों तक सरकार अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है? तो अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध प्रावधान के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार उसको 90 दिनों तक निरुद्ध कर सकती है। 90 दिनों तक निरुद्ध कर सकती है, अर्थात 3 महीने तक उसको उस व्यक्ति को निरुद्ध कर सकती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न लोकसभा अध्यक्षों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब 4 जो है लोकसभा अध्यक्षों का नाम दिया हुआ है। अब इसी में इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर हम देखेंगे, आप अगर देखेंगे तो बलराम जाखड़ जो है ये 7वें लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद पी ए संगमा 11वें लोकसभा अध्यक्ष थे और सोमनाथ चटर्जी जो है 14वें लोकसभा अध्यक्ष थे और मीरा कुमार जो है ये 15वें लोकसभा अध्यक्ष थी। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका कालक्रमानुसार अगर इनको व्यवस्थित करना है तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले बलराम जाखड़ मतलब 3, फिर 11वें में कौन था? पी ए संगमा 3, 4 और सोमनाथ चटर्जी 14वें में 1 और मीरा कुमार 15वें में। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 सही उत्तर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न है विधान परिषद के संबंध में। अब विधान परिषद के संबंध में 2 कथन दिया हुआ है। अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद
168 में है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान 168 में नहीं बल्कि 169 में है। और दूसरा, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद तो विद्यमान है, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। तो इस प्रकार दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा, पहला भी कथन गलत, दूसरा भी कथन गलत। तो ऑप्शन डी क्या बताना था, सही बताना है ना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताना है कि ये जो 6 राज्य जिसमें विधान परिषद हैं उनका राज्य बताना है। तो ये राज्य जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन समवर्ती सूची में शामिल है। अब इसमें 4 दिया हुआ है, 4 विषय दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में शामिल है, यही बताना है। तो अब देख लें, अगर लोक व्यवस्था और कारागार जो है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि सीमा शुल्क क्या है, सीमा शुल्क केंद्र सूची का विषय है, और समाचार पत्र जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ये समवर्ती सूची का विषय है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 38वें प्रश्न में बताना है कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल सही है। तो राज्य में जो विधानसभा का गठन होता है, जो मंत्रिपरिषद बनती है, उसकी संख्या क्या होगी, विधानसभा में जो कुल जितने सदस्य होंगे उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला कथन सही है, बिल्कुल 91वें संविधान संशोधन में यही प्रावधान किया गया था। और दूसरा कथन है मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद कुल संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से नहीं बल्कि 12 से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में 2 कथन दिया हुआ है और कह रहा है किसके बारे में सही कथन चुने। विस्थापन, पहला कथन है यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल विस्थापन एक सदिश राशि है। और दूसरा कह रहा है कि इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड नहीं बल्कि मीटर है। इस प्रकार दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसके बारे में सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसी भी द्रव पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ए घनत्व। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, घनत्व के मापन हेतु किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर के बारे में सही कथन चुने। 2 कथन दिया हुआ है प्राकृतिक रबर के बारे में। पहला कथन है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। अब प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, बिल्कुल सही है। और यह थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, यह भी बिल्कुल सही है। तो प्राकृतिक रबर के बारे में दिया हुआ दोनों कथन क्या है, यहाँ पे सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पीट कोयला के बारे में। पीट कोयला के बारे में 2 कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि सही कथन चुने। पहला कथन है इसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। और दूसरा कथन है यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। बिल्कुल पीट जो है सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है। पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, बिल्कुल कथन है, बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कथन जो है इसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 50% से कम नहीं होती बल्कि 50 से 60% होती है। कार्बन की मात्रा इसमें 50 से, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है, ना कि 50% से कम। इसलिए पीट कोयला के संबंध में जो 2 कथन दिया हुआ है उसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न धातुओं में विद्युत चालकता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। विद्युत चालकता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब 4 धातुएं दिया हुआ है इसमें, और उसमें बताना है किसकी चालकता सबसे ज़्यादा है, किसकी चालकता कम है। अब आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। मतलब यहाँ विद्युत चालकता सबसे आरोही क्रम में लगाना है, मतलब बताना है विद्युत चालकता सबसे कम किसकी है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा किसकी है। तो अगर हम लोग देखें दिए हुए ऑप्शन में, तो इसमें टंगस्टन की जो है विद्युत चालकता सबसे कम होती है, उसके बाद एल्युमिनियम की, फिर तांबा की, और विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा किसमें है, चांदी में। तो इस प्रकार जो दिया हुआ ऑप्शन है इसको आरोही क्रम में लगाएं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में किस शैवाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। निम्न में किस शैवाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तो क्लोरेला का प्रयोग जो है औषधि बनाने में किया जाता है। क्लोरेला में जो है बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो आयरन डिफिशियंस जिन लोगों में होता है उन लोग को क्लोरेला दिया जाता है, ताकि आयरन की डिफिशियंसी को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। अब 4 दिया हुआ है इसमें। अब इन चारों में 3 तो जो है विषाणु जनित रोग है और 1 नहीं होगा, उसी का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है तंबाकू का मोज़ेक रोग,
बिल्कुल सही है ये। क्या है ये? विषाणु जनित है। पोटैटो का मोज़ेक रोग, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी विषाणु जनित है। बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये भी विषाणु जनित है। और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन ये विषाणु जनित नहीं है बल्कि जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल है ये। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है करंट से संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें पूरे क्षेत्र में गंभीर जलवायु प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में एशिया का तापमान 30 साल के औसत से कितना अधिक था? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में एशिया का तापमान 30 साल के औसत से कितना अधिक था? 1.04 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है 47वां, हाल ही में माउंट लोबोटोबी लाकी में विस्फोट हुआ, जिससे इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि और वैश्विक ध्यान आकर्षित हुआ। माउंट लोबोटोबी लाकी कहाँ स्थित है? तो ये जो है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये फ्लोरेस द्वीप इंडोनेशिया में अवस्थित है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में नक्शा प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू हुआ। नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य जो है शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटल सर्वेक्षण और आधुनिकीकरण करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न ये जो है मैथ से संबंधित है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। 90 बॉल पेन 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे जाने चाहिए? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। यहाँ मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आपको आएगा 36 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। 50वां प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित। अब इसमें कह रहा है, आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक्स ने ओ से कहा, मेरे दादा के केवल 3 पुत्र हैं और मेरा केवल एक भाई है और कोई पुत्र नहीं है। आप मेरे चाचा के भाई हैं। ओ ने एक्स से कहा, हालांकि मैं अविवाहित हूँ, मेरी केवल 2 भांजियाँ भतीजियाँ हैं। यू और पी और केवल 2 भतीजे और अथवा भांजे हैं। आर 2 में से एक है। आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है? इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर भाई आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार हम 50 प्रश्नों को देखे हैं इस सीरीज़ में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से इसी से संबंधित जो है हमको यूपीपीएससी के पेपर में भी दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।